हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में आपका स्वागत है। तर्कश में आज हमारे सवालों के तीरों का सामना कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री दिनेश धने। धने जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कहा जाता है कि उत्तराखंड की ये जो विधानसभा चल रही, इस विधानसभा की पूरी सियासत की एक धुरी के तौर पर दिनेश धने शुरू से रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि जब कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बन रही थी 2012 में, तो उस सरकार की इमारत की पहली ईंट दिनेश धने ने रखी थी। पहले वो विधायक थे, इंडिपेंडेंट विधायक थे, जिसने कांग्रेस के समर्थन का इशारा किया था। उसके बाद कांग्रेस की हिम्मत हुई थी कि वो राजभवन जाकर अपनी सरकार बनाए। उनसे जानने की कोशिश करेंगे पिछले 4-4.25 साल में वो कितना हासिल कर पाए और अपने क्षेत्र की जनता को कितना दे पाए, क्योंकि वो पहली बार के चुन करके आए टिहरी के विधायक हैं, युवा विधायक रहे हैं, उनसे बड़ी उम्मीद रही है। दिनेश धने जी, कहा जाता है कि उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार 2012 में बन रही थी, तो आप सबसे पहले इंडिपेंडेंट एमएलए थे जिसने कहा कि हम कांग्रेस का साथ देंगे। आंकड़ा 32 से 33 और उसके बाद फिर सिलसिला बना और पूरा एक पीडीएफ बना और सब लोग समर्थन में आए। क्या वो फैसला आपका सही था? किस तरह से आप देखते हैं गुजरे हुए 4 सालों को? नहीं, मुझे तो जो फैसला शुरू में लगा कि शायद मैंने गलत कर दिया, लेकिन जिस ढंग से राज्य बनने के बाद और उससे पहले भी जो टिहरी का विकास रुका पड़ा था, जो विकास की गति रुकी थी, और उस रुके हुए विकास को जो मैंने गति देने का काम किया, और विकास का सिलसिला जब शुरू हुआ, जब योजनाएं शुरू हुई, और मेरा अपना एक तरीका है जिस ढंग से योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद तुरंत उस पर काम करना, ये मेरी प्राथमिकता में रहा है। और मैंने जब एक एक करके आज कम से कम 3-4 दर्जनों से ऊपर योजनाओं को धरातल पे उतारा है, तो ये कह सकता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि अगर कुछ पहले से कुछ किया होता, कुछ लोगों का एक बुनियाद अगर लोगों ने तैयार की होती विकास की, तो संभवतः मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना न करना पड़ता, मुझे इतना संघर्ष न करना पड़ता। लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने ये तो नहीं कहता हूँ कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास कर लिया, लेकिन इससे संतुष्ट हूँ कि आने वाले समय के लिए जो विकास की जो बुनियाद मैंने रखी है, निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि वो जो बुनियाद है उस पर कई विकास की मंजिलें खड़ी होगी, इतना मेरा दावा है। एक चीज़ कही जाती है कि दिनेश धने का पूरा फोकस टिहरी पर रहा है, और जिस तरह से लंबे समय से टिहरी झील से रोजगार पैदा करने का जो नज़रिया था, उस लिहाज से हमारे सियासतदान कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे। वहाँ आपने फोकस किया, पर्यटन मंत्री आप हैं, वहाँ से आपने रोजगार की किस तरह की संभावनाएं तलाशी हैं, किस तरह के जो एडवेंचर गेम्स को आप वहाँ बढ़ावा दे करके आने वाले समय में जो टिहरी का यूथ है या उत्तराखंड का जो यूथ है उसको वहाँ रोजगार दे पाएंगे, उस दिशा में आपने काफ़ी काम किया। कुछ आपको कामयाबी मिली है वहाँ? देखिए, वो झील जब बनी थी, उस झील का इतिहास ये रहा है कि 125 गांव को जब डूबा है उस झील में, और वो झील के गांव के डूबने के बाद जो झील का निर्माण हुआ, और 2000 से वो झील बननी शुरू हुई। लेकिन किसी सरकार ने भी उस झील पे ध्यान नहीं दिया, किसी जनप्रतिनिधि उस झील पे ध्यान नहीं दिया, और जितने हमारे पर्यटक स्थल हैं इन पे किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया कि हम कोई नया पर्यटन स्थल डेवलप करें, उसको विकसित करें। लेकिन ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उसी टिहरी झील के अंदर एक गांव मेरा भी उसमें था, मेरा शहर भी उसमें था। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे पर्यटन मंत्री के रूप में कुछ करने का अवसर मिला। तो निश्चित तौर पे मेरे जहन में एक ही बात थी कि क्यों ना इस झील को, जो कि अब हम सब के लिए जो एक अभिशाप के रूप में हमको दिखी, उसको एक वरदान के रूप में उस झील को हम कैसे परिवर्तित करें, ये सपना जरूर मेरा मैं इस सपने को लेके चला था कि, और आज वो जो सपना साकार होते मुझे दिख रहा है। जिस ढंग से आज उसमें बोटिंग और जिस तरह साहसिक खेल उस समुद्र में हो रहे हैं, लोगों को रोज़गार से जोड़ रहे हैं, और पर्यटन विभाग मास्टर प्लान तैयार करके उसमें और भी बहुत से प्रोजेक्ट उसमें आएंगे। संभवतः हमारे जैसे प्रोजेक्ट तैयार हो, हम लगे कि 1 आध महीने में हम कुछ प्रोजेक्ट और भी उस झील में लाएं। नया पर्यटन स्थल है, उसको विकसित करके एक देश और दुनिया के मानचित्र पर हम उसको लेके आएँ, ये प्रयास हमारा है। लेकिन दिनेश धने जी, एक बात कही जाती है कि पर्यटन मंत्री का पूरा फोकस टिहरी के ऊपर है, प्रदेश के दूसरे जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको लेकर के उतना आपका फोकस नहीं रहता। एक युवा विधायक होने के नाते आप अपनी राजनीतिक ज़मीन को मजबूत करने को लेकर के टिहरी से इतना फोकस्ड रहते हैं, या फिर प्रदेश के दूसरे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको लेकर के कोई योजना आपके जहन में है, या वहाँ पे आपने किस तरह से काम किया है? नहीं, मैंने कहा जैसा कि मेरा झील एक सपना था, और एक पर्यटन मंत्री होने के नाते वो आरोप मेरे पे शायद इसलिए भी
कि जहां मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, ये आरोप लगाने में अपना दुर्भाग्य समझता हूं कि मैंने एक नया क्षेत्र को एक विकसित एक पर्यटन के मानचित्र लाने का प्रयास किया और उस पर चूंकि बोलने वाले बोलेंगे और काम करने वाले करेंगे। निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मैं एक नया क्षेत्र होने के नाते, वो इसलिए नहीं कि मैं वहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ, वहाँ पर जो मैंने फोकस किया, क्योंकि आज इससे पहले भी बोलने वालों से ये पूछा जाए कि उन्होंने या उनकी सरकार ने इससे पहले कौन सा ऐसा क्षेत्र डेवलप किया है, लेकिन मेरा ये कह सकता हूँ दावे के साथ, केवल झील नहीं बल्कि हमने चार धाम जो आपदा आई थी उसके बाद एक नए डेस्टिनेशन के रूप में हम लोग पहले हमारा ध्यान, क्योंकि चार धाम यात्रा हमारी पटरी पे आ जाए, और उसके बाद हम जो हमारे नए क्षेत्र हैं जो बुग्याल हैं, अब इन पे हम फोकस करने जा रहे हैं। हमने पिछली बार दयारा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में चिन्हित किया। इस समय हमने कुमाऊं में खलिया टॉप ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में सिलेक्शन किया और यात्रियों को ले जाके आज वहाँ उस जगह पे ट्रैकर जा रहे हैं, साहसिक पर्यटक जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारे पास और भी बहुत सारे बुग्याल हैं जिनको कि हम पर्यटक के मानचित्र पर लाएंगे, क्योंकि इस तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया। और मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास इतनी बड़ी आपदा ये ना आती तो निश्चित तौर पे हम आज बहुत सारे ऐसे स्थलों को विकसित कर चुके होते कि जो पर्यटन के मानचित्र में अब तक आ चुके होते। यात्रा इस बार बम्पर चल रही है, बड़ी तादाद में लोग आए हैं और इसको सरकार अपनी उपलब्धि भी मान रही है। क्या लोगों का बड़े तादाद में आना आपकी सरकार की उपलब्धि है, या अभी भी ग्राउंड पर बहुत सारा काम केदार घाटी में या दूसरी जगह जहां पे डैमेज हुआ था, चाहे उत्तरकाशी हो चाहे दूसरे क्षेत्र हो जहां पे आपदा ने विध्वंस फैलाया था, वहां अभी काम होना ग्राउंड पे बाकी आप लोग मानते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर कह सकते हो कि जो यात्री आए कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष करके धन्यवाद दूंगा कि हमने जब भी ऐसे कोई कार्य किए हैं, प्रमोशन के कार्य किए हैं, देश के विभिन्न प्रांतों में जाके जब हमने टूर ऑपरेटर्स या जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत की, तो उन लोगों ने निश्चित तौर पे एक शंका जो जाहिर की कि किस तरह वहाँ पे काम है। और पूरे देश और विदेश में जो संदेश गया, क्योंकि हमारे पास 4 धाम हैं, 5 धाम हैं, उसमें केवल मात्र एक केदारनाथ में जो आपदा आई थी, बाकी चारों धाम जितने भी धाम थे वो सारे सुरक्षित थे, लेकिन हमारा पूरा फोकस केदारनाथ पे था और हमने अपना फोकस भी उस पर किया। और आज जो यात्री आए हैं निश्चित तौर पे सरकार की एक उपलब्धि है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि बचे हुए जो कार्य हैं, निश्चित तौर पे हम नहीं कहते कार्य कभी संपन्न नहीं होते हैं, क्योंकि संपन्नता मैं समझता हूँ कि अंतिम पड़ाव होता है, तो कभी नहीं कह सकता हूँ कि कार्य संपन्न हुए। कार्य देशकाल परिस्थिति के हिसाब से जहाँ पे कुछ कमियाँ रही निश्चित तौर पे उनको दूर करेंगे। हम भविष्य के आगे हम प्लान करेंगे कि कहाँ पर क्या कमी रहेगी, और जो काम हुए हैं उन पे भी कुछ कमी रहेगी, उनको भी हम विस्तार करेंगे। आवश्यकता के हिसाब से जब जब जरूरत पड़ेगी हम उस दिशा में काम करेंगे। एक चीज़ कही जाती है कि उत्तराखंड में जो सरकार का एक प्रमुख सहयोगी है पीडीएफ है, पीडीएफ के आप भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। कई बार ये चर्चा चलती है कि भाई पीडीएफ जो है वो अब एक तरह से पावर डिमांडिंग एक तरह से फ्रंट बन गया है। आपको लगता है कि पीडीएफ का कांग्रेस पर पिछले 4 साल में ज़्यादा दबाव रहा है, या फिर आप लोगों ने प्रदेश हित की अपनी बातें ही रखी, अपने क्षेत्र की बात रखी? क्योंकि ये आरोप लगता है कि पीडीएफ सरकार को बैसाखी देता है, इसलिए सरकार को अपने हिसाब से भी एक तरह से रिमोट कंट्रोल करता है। इस आरोप को किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, अगर कोई आरोप सिद्ध कर दे तो हम आज ही मंत्री पद से रिजाइन कर देंगे और सरकार को समर्थन जारी रखेंगे। अगर कोई ये सिद्ध कर दे, हमने हमेशा सरकार की मजबूती के लिए काम किया। ये फ्रंट का जो गठन हुआ सरकार की मजबूती के लिए हुआ, और हम जानते थे कि सरकार में भी ऐसे लोग हैं कि जो सरकार को अंदर से कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, और किया भी है। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो विभीषण की तरह घर में हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता है। और पीडीएफ ने अगर अपने काम के लिए कहा होगा, एक विधायक के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते, तो मैं समझता हूं कि कोई गलत नहीं है, क्योंकि क्षेत्र का विकास करना हर जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य है, और सरकार में सम्मिलित भी इसलिए होता है। और अगर विकास उसकी प्राथमिकता नहीं, तो मैं समझता हूँ राजनीतिक दल जो सरकार बनाने का प्रयास करते हैं तो वो फिर जनता के साथ छला हुआ है। अमित शाह ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शंखनाद रैली में कहा कि जिन्होंने पैसा लिया वो उधर हरीश रावत के साथ बैठे हैं, और जिन्होंने पैसा नहीं लिया वो हमारे साथ मंच पर बैठे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं इशारा पीडीएफ के लोगों की तरफ भी था। इस आरोप को आप लोग किस तरह लेते हैं? देखिए, मैं तो हाथ जोड़ के इस विषय पे कहना चाहूँगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेरी सीमा नहीं कि मैं उनकी बात को काटूं। अब उन्होंने कहा है तो मैं समझता हूं कि इसका जवाब वो दे सकते हैं कि किस किस तरह किसने पैसे लिए और किसने नहीं लिए। ये तो देश की जनता बताएगी कि किस ढंग से प्रलोभन आए हैं हम पे भी, दूसरों पे भी। ये अलग बात है कि हर समय सच को कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती, झूठ उसका फ़ायदा उठा लेता। तो अब सच कौन है, झूठ कौन है, ये तो आने वाला समय जनता मैं समझता हूँ कि बहुत
समय भी आ गया, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता, समय बलवान होता, तो उसका जवाब मैं समझता हूँ कि समय आने पे मिलेगा। दिनेश धने जी, जिस तरह से कहा जाता है कि टिहरी की जितनी गहराई है उतनी ही गहरी सियासत आजकल दिनेश धने वर्सेस किशोर उपाध्याय में देखने को मिल रही है। बाकी जगह शायद पीडीएफ के जो सदस्य हैं उनको उतना एक तरह से कांग्रेस के लोगों से फाइट न करनी पड़ रही हो, लेकिन आपको वहाँ पे एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे समय में जब चुनाव नज़दीक है, जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है वो इशारों इशारों में दिनेश धने को निशाना बनाता है और टिहरी में आपके लिए एक चुनौती है, पिछला चुनाव आप उनको हरा करके विधानसभा में पहुंचे थे, तो ये कितनी बड़ी सियासी मुश्किल आप अपने लिए देखते हैं? मैं इसको किसी मुश्किल के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं तो हर बात का जवाब काम करके देना चाहता हूँ। और एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि एक 10 साल पुरानी पेयजल योजना जिस पे कोई काम नहीं था, ठप था, जिसमें कि सभी दलों की सरकार रही, जो बड़े दल हैं उनके प्रतिनिधि भी वहाँ से रहे, लेकिन आज मैंने उस गांव में 47 गांव में पानी पहुँचाने का जो लक्ष्य रखा, जो उस योजना में सम्मिलित ग्राम सभा थी, वहाँ पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा, और 27 गांव को पहले चरण में, जिसमें कम से कम 8-10 गाँव में पानी पहुँच चुका है, उसका विरोध किया। और उसका विरोध नहीं, साथ साथ मेरा विरोध, मैं ये कह रहा हूँ कि काम करके मैं जवाब दूंगा, जनता जवाब देगी जो पानी पिएगा। तो इस तरह जिनको विरोध करना है वो विरोध करें, और अपने, मैं समझता हूँ कि बल्कि बातों से ना, हमको अपने काम से और अपने कर्मों से हमको जवाब देना है कि जनता किसको चाहती है, ये तो जनता तय करे। लेकिन चुनौती तो दिनेश जी है ना, जब एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर मान लो कल को चुनाव होगा, वो कांग्रेस में टिकट मांगेंगे, आपकी सीट है वहीं से वो आपके सामने अगर होंगे तो फिर तो मुश्किल बढ़ जाएगी आपके लिए। क्या कोई हरीश रावत जी से आपकी इस मसले में बातचीत है, कांग्रेस आला कमान से कोई बातचीत है? देखिए, मेरी कोई बात नहीं, इतना जरूर है कि हरीश रावत जी ने जो सभी सहयोगी हैं, जो बुरे वक्त में समय जिन्होंने साथ दिया कांग्रेस का, रावत जी ने ये आश्वस्त जरूर किया कि आप लोग अगर पार्टी से लड़ना चाहेंगे तो आपका स्वागत, आप स्वतंत्र लड़ना चाहेंगे तो भी आपका स्वागत। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैं टिहरी से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी किसी को वहाँ से लड़ाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, और मेरा बल्कि उनको मैं आमंत्रित भी कर रहा हूँ कि वो अखबारों के माध्यम से बयानबाजी ना करें, वो खुल के कहे टिहरी से चुनाव लड़े। और मैंने कह दिया जिस ढंग से कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वो अपने दल से चुनाव लड़े। कांग्रेस से मैं, चूँकि वो स्वयं इस पद पे है इस समय, बहुत से लोग की जिन्होंने टिकट बांटना है, तो मेरा टिकट मांगने का कोई सवाल ही नहीं है ऐसे लोगों से कि जो स्वयं प्रत्याशी हो। लेकिन मैं आमंत्रित करना चाहूँगा उनको, निमंत्रण दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही उससे मैं नहीं समझ रहा कि एक सीट पे कोई हो सकता है व्यक्तिगत उनको कुछ फ़ायदा हो। लेकिन कांग्रेस की जो बाकी सीटें हैं, 70 सीटों में 69 सीटों पे निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी से नुकसान होगा, पब्लिक के बीच में गलत मैसेज आएगा। मैं बड़े सही हृदय, बड़े निवेदनपूर्वक मैं आमंत्रित करना चाहूँगा उनको कि वो लड़ें। ये बहुत बड़ी बात दिनेश धने कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे सियासी संकट में कांग्रेस उभर कर के आई है पीडीएफ के समर्थन से, वहाँ जिस तरह से किशोर उपाध्याय लगातार कुछ चीज़ों को उठा रहे हैं, जाहिर तौर पर वो निशाना हरीश रावत बन रहे हैं उसका। और जाहिर बात है जो दिनेश धने बहुत साफगोई से इशारा कर रहे हैं कि सवाल टिहरी का नहीं, सवाल जो 69 दूसरी सीटें हैं उस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या मैसेज दे रहे हैं। लेकिन धने जी, जो चर्चाएं रहती हैं सियासी गलियारों में कि हरीश रावत का तो खास अनुराग दिनेश धने से, वो तो चाहते हैं कि टिहरी से दिनेश धने कांग्रेस से लड़ेंगे, तो कहा जा रहा है कोई आप लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है जिसके चलते ही किशोर उपाध्याय इतने परेशान घूम रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। बात मैंने जैसे कहा कि जो बात हुई आपको बताया, लेकिन गाये बगाए हम पर निशाना साधा जाता कि पीडीएफ से कांग्रेस मजबूत हो रही। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि पूरी देश की और प्रदेश की जनता जानती है कि पीडीएफ के साथ रहने से कांग्रेस मजबूत हुई या कमज़ोर, इसका फैसला भी आने वाले चुनाव में मिलेगा। लेकिन मेरा उन लोगों से निवेदन है कि जो लोग कांग्रेस को बाहर से कमज़ोर कर रहे हैं, वो चाहे पीडीएफ हो या दूसरे विरोधी दल हो, लेकिन मेरा निवेदन उनसे है जिनकी सरकार बनी है, जो इस समय इस सरकार के मुख्य हैं, उनके विधायकों से, उनके जो कार्यकर्ता हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपनी सरकार को ब्लैकमेल न करें, ताकि जनता में अच्छा मैसेज आए। हम पे आरोप लगाना ठीक है, पीडीएफ पे या विपक्ष पे, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को भी चिन्हित करना चाहिए कि जो स्वयं ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करके काम करा जाता है। एक चीज़ और भी ये कहा जाता है कि किशोर उपाध्याय को टिहरी में जवाब देने के लिए ही दिनेश धने ने राज्यसभा के लिए अपने आप को आगे किया। क्या वजह थी? पीडीएफ भी हालांकि बाद में आपसे अलग विचार रखता है और आपको समझाया बुझा करके मनाया जाता है। क्या किशोर उपाध्याय के विरोध के लिए आपने राज्यसभा में जाने का अपना मन बनाया था या आपने अपना दावा रखा था? नहीं, देखिए, तरह तरह की बातें होती है राजनीति में। जिस तरह मैंने राज्यसभा जाने की मैंने
अपने पीडीएफ के साथियों से निवेदन किया कि 3 बार, चूँकि हम सहयोगी दल हैं और अगर हम सरकार में नहीं तो सरकार भी नहीं, तो सरकार के 3 राज्यसभा मेंबर हमने भेजे, तो चौथे पे हमने निवेदन किया था कि एक बार पीडीएफ से भी सदस्य को भेजा जाए। लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे, जिस तरह की सरकार के लोग जिस तरह की गार्ड गदेरों की बात लग गए करने, क्षेत्रवाद की बात करने लग गए, तो मैं समझता हूं कि अगर क्षेत्रवाद की बात भी होती तो दिनेश धने उस क्षेत्र से नहीं था जिस क्षेत्र से राज्यसभा प्रत्याशी गए, क्योंकि विरोध उस क्षेत्र के नाम पे हुआ, दिनेश धने के नाम पे नहीं। अगर क्षेत्र के नाम पे किसी को प्यार था तो दिनेश धने को ही सपोर्ट या कांग्रेस से आशीर्वाद मिल जाता और कांग्रेस के मुखिया दे सकते थे। लेकिन ऐसा ना करके भी, और चूँकि जब कुछ लोग नेतृत्व के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके किचन कैबिनेट के मेंबर भी हैं, तो जो किचन से कोई बर्तन सामान टिकट नहीं ला पाए तो हम कैसे उम्मीद कर सकते कांग्रेस पार्टी हमको टिकट देती। लेकिन ये कहा तो यही जा रहा है कि भाई आपने कहा कि किशोर उपाध्याय अपनी दावेदारी करेंगे तो उनकी दावेदारी हम काट देंगे। एक युवा नेता जो पहली बार विधानसभा पहुंचा है, मंत्री है, क्षेत्र की जनता की बड़ी उपेक्षाएं हैं, वो राज्यसभा की राजनीति तो काफ़ी सीनियर लीडर करते हैं, या जिनको लगता है कि अब प्रदेश में बहुत कुछ उनके लिए संभावनाएं उस तरह से नहीं है तो दिल्ली में बड़ी जो संसद के ऊपरी सदन में बैठेंगे। आप तो अभी युवा हैं, तो क्या वास्तव में पूरा गंभीर थे आप, या आप एक तरह से सियासी तौर पर एक मैसेज देना चाह रहे थे अपने राजनीतिक विरोधियों को? देखिए, मैंने कहा कि मैं कोई प्रत्याशी नहीं था। पीडीएफ ने, हमने तो विचार विमर्श किया और पीडीएफ को मैंने तो सभी साथियों का सर्वसम्मति से कहा कि जो सबसे वरिष्ठ हमारे दुर्गापाल जी, इनको भेजा जाए, मंत्री प्रसाद नैथानी जी को भेजा जाए या दूसरे साथी, सभी से विचार विमर्श करने के बाद जब कोई तैयार नहीं, उन्होंने कहा कि हम आपको भेजते हैं। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि युवा होना अलग बात है और राजनीतिक अनुभव होना अलग बात है। संभवतः मेरा भी किसी का, मैं भी 30 सालों से राजनीतिक जीवन मेरा रहा, और जिस तरह नौकरशाह या कोई दूसरे नौकरी करके पेशे में राजनीति में आते हैं और राज्यसभा की तरफ रुख करते हैं, पार्टियां भेजती है, तो निश्चित तौर से राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अगर मैंने पारी में राजनीतिक व्यक्ति हूँ, चला जाता तो मैं मुझे एक अवसर केंद्र में मिलता। नहीं, वो तो आप मुख्यमंत्री बनने की भी संभावनाएं फिर देख सकते थे ना। आप तो यहाँ पे तो विधानसभा विधायक थे, नहीं उस देखिए, लिहाज से भी तो पीडीएफ ने कभी मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं मांगा? देखिए कभी ऐसा कोई जहन में आप लोगों का आया था कभी? देखिए, क्या मुख्यमंत्री का, शुरू में आप 8 लोग थे। हम उस दिन भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसी प्रदेश का नेतृत्व करना कितना बड़ा काम है, और मैं जानता हूँ अपनी हैसियत भी राजनीतिक हैसियत, और मैं जानता हूँ जिस तरह दादा बनने में समय लगता किसी को, और कुछ दादा 1 घंटे बन जाते हैं, लेकिन 1 घंटे के दादा की जो आयु है वो 1 घंटे में समाप्त हो सकती है। लेकिन कुछ दादा जो लंबा जीवन दादा का होता है, वो पहले बच्चों की शादी करेंगे, फिर पोते होंगे, तब जाके दादा बनता है। तो मैं बच्चों के पोते वाला दादा बनना चाह रहा था, मैं वो जो गुंडा वाला, जो भाई वाला दादा, वो नहीं बनना चाहता था। बहुत से लोग भले ऐसे राजनीति में आ गए जिनको ABCD नहीं आती थी, और वो आज अपने आप को राज्यसभा, अपने आप को मुख्यमंत्री, अपने आप को बड़े नेता बनने को मतलब सिद्ध करना चाहते हैं। तो मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता। विजय बहुगुणा जी को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि शुरुआती समय में तो कहा जाता है कि विजय बहुगुणा जी और आप में अच्छी छंती थी और शुरू में आप उनको ले भी गए थे, आपने उनको मुख्यमंत्री बनवाने में मदद की, हालांकि वो आपको मंत्री नहीं बनवा पाए। देखिए, अनाड़ी अनाड़ी होता है और खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। तो हम लोग भी जिस ढंग से राजनीति में पहली बार विधायक बन के आए, कुछ पीड़ाएँ मन में थी, कुछ अरमान थे, लेकिन जिस तरह जो अवसर विजय बहुगुणा को मिला, मैं समझता हूँ कि वो पुरुषार्थ या जो पूर्व के जन्म के शायद उनके कर्म थे। इस जन्म में तो ऐसे कुछ नहीं किसी के कर्म कि वो मुख्यमंत्री बन सकते। एक बार सांसद बने और मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन चूंकि उन्होंने राजघराने में जन्म लिया, राजनीतिक राजघरानों में जन्म लिया, तो निश्चित तौर पे उनके राजनीतिक भाग्य भी ऊँचे थे, इसलिए वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वो पूर्व जन्म के भाग अच्छे थे, लेकिन इस समय जो बहुगुणा जी करके गए, वो शायद राजनीति में मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं किया होगा। क्या आप लोगों को भी कहा था कि भाजपा में आइए? क्योंकि उस वक्त जब तोड़ा फोड़ी चल रही थी, जब तमाम तरह की बातें चल रही थी, तो कहा जा रहा था कि पीडीएफ के भी हर आदमी को करोड़ों के ऑफर हो रहे हैं, तमाम तरह के मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, डिप्टी CM, राज्यसभा, राजभवन सब दिखाए जा रहे हैं सपने, ऐसा कुछ? नहीं, हमको तो बाद में बोला गया कि जब प्लान 1 फेल हुआ, फिर प्लान 2 में हम आए। चूँकि प्लान 1 में तो पूरा स्थिति साफ थी कि किसको CM बनना है, किसको डिप्टी CM बनना है और किसको मिनिस्ट्री बननी, ये प्लान 1 था। प्लान 1 जब फेल हुआ तो प्लान 2 में फिर पीडीएफ आया। उसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं नहीं समझता हूँ कि कैमरे के सामने हर आदमी, आज देश का नागरिक समझदार है कि किस तरह ये घटनाक्रम हुई है और
ये क्या चीज़ है और किसके इशारे पे हुआ और इसके पीछे ऐसी कौन सी शक्ति थी जो ये काम हुआ। तो क्या अब आप आगे का अपना रास्ता कैसे देखते हैं? क्योंकि जब बड़े कहते हैं कि बड़े हाथी आपस में लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेगी, भाजपा लड़ेगी प्रदेश की राजनीति में, आप लोग 2 लोग बसपा से हैं, बाकी लोग इंडिपेंडेंट हैं, यूकेडी से हैं प्रीतम पवार, आप लोग छोटी छोटी एक तरह राजनीतिक इकाइयां हैं। कैसे इन 2 बड़े जब एक तरह से चट्टान आपस में टकराएंगे तो क्या आप लोग उनके साथ लग जाएंगे, इधर उधर होंगे, या फिर आप अपना जो एक तरह से अपना अस्तित्व बचा करके किस तरह से रख पाएंगे? क्या कोई इस तरह का एक बड़ा कंसेंसस है आप लोगों में पीडीएफ में कि अब चूंकि हम सरकार में यानी कांग्रेस की सरकार के साथ रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, तो हरीश रावत जिस तरह बार बार कहते भी रहे हैं कि पीडीएफ के साथ हमने सरकार चलाई है, चुनाव से पहले उनके साथ बैठ के रणनीति बनाएंगे, क्या इस तरह का मानस आप लोग जब बैठते हैं तो बनाते हैं कि कैसे भाई अब जब कांग्रेस भाजपा जैसे बड़े दिग्गज लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। देखिए, हम बड़े दिग्गज नहीं हैं। जो दिग्गज है, जो ऊंचाई पे है, गिरने का डर उनको है। हम तो ऊपर उठे ही नहीं थे, हम तो आज भी जनता के बीच बैठे हैं और हमें कोई चिंता नहीं है कि हम कहीं गिरेंगे। अगर हम गिरेंगे भी तो पता नहीं लगेगा क्योंकि जनता के बीच में। हाँ, डर उनको है जो ऊपर हैं, वो अगर गिर गए तो सब देखेंगे। तो इसलिए हमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमने कहा हम जनता के साथ हैं, जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में रहेंगे। तो किस तरह से चुनाव की क्या रणनीति क्या है? दिनेश धने अकेले अपनी फैसला करेंगे, मंत्री प्रसाद नथानी अकेले अपना फैसला करेंगे, बसपा वाले लोग हैं वो बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले पर जाएंगे, प्रीतम पवार अपना फैसला करेंगे, हरीश चंद्र दुर्गापाल अपना फैसला करेंगे, या आप लोग कुछ एक अब तक साथ हैं तो कोई रणनीति तो बनाएंगे, या इंडिविजुअल जाएंगे सब अपने अपने हिसाब से? नहीं, समीकरण अपने सीट के देखेंगे सब? नहीं, रणनीति भी बना सकते हैं। देखिए, लेकिन हम लोग कोई रणनीति बनाकर यहाँ नहीं आए थे। हाँ, यहाँ से जब जाएंगे तो हो सकता है रणनीति बनाकर हम जाएं कि किस तरह हमको आगे चुनाव लड़ना है। लेकिन जब हम विधायक बन के आए थे तो हम स्वतंत्र रूप से आए थे और जनता के साथ मिलकर आए थे, इसलिए कोई राजनीतिक दल की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन अब चूँकि अब जब चुनाव में जाएंगे, निश्चित तौर पे जहाँ पर हमको ये लगेगा कि हमको रणनीति कैसे होनी चाहिए, वो हम जब चुनाव आएगा तो उस समय वो, क्योंकि वो दीर्घकालिक रणनीति नहीं होती। 1-2 छोटे-छोटे मेरे सवाल हो रहे हैं। कांग्रेस आपको टिकट दी गई तो क्या आप कांग्रेस से लड़ना पसंद करेंगे या कांग्रेस का समर्थन लेके लड़ना पसंद करेंगे? नहीं, जब प्रस्ताव आएगा तो जवाब दे दिया जाएगा। भाजपा हाँ, की ना में तरफ जो भी जवाब भाजपा की तरफ से तो कुछ नहीं है। किसी से भी कोई प्रस्ताव आएगा तो उस प्रस्ताव का उस समय हाँ या ना में जवाब दे दिया। दोनों विकल्प खुले हैं। राजनीति में सारे विकल्प खुले रखने चाहिए। एक चीज़ और कही जाती है, मेरा आखिरी ज़्यादा सवाल है, कहा जाता है कि दिनेश धने युवा हैं, पूरी ऊर्जा से पूरी दबंगई से काम करते हैं, ऐसे में कई बार डीएम अधिकारियों को भी हड़का देते हैं, डीएम्स के तबादले भी करा देते हैं। छोटा कमेंट किस तरह से लेते हैं इस आरोप को या इस बात को? नहीं, ये देखो, ये सुशासन का हिस्सा है। कहीं पर अगर हमको लगता है कि हमारी छवि और हमारी सरकार की छवि खराब हो रही किसी अधिकारी से, तो निश्चित तौर पे अधिकारी को बदला जाना चाहिए। और मेरा तो ये प्रयास है कि बदलने से पहले पूरे समय भी देना चाहिए काम करने के लिए, पूरा अवसर भी देने चाहिए, ताकि अधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार ला सके। लेकिन जब कोई विकल्प नहीं बचता, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सार्वजनिक लड़ाई के लिए फिर अदला बदली भी होती है और उसी का एक हिस्सा है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। देखा जिस तरह से दिनेश धने अपनी पूरी साफगोई से बात रख रहे हैं। एक बात हमें माननी पड़ेगी, प्रदेश की राजनीति कांग्रेस और भाजपा से चलती है, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हुए, सबसे बड़ी टूट कांग्रेस और भाजपा में होती है। भाजपा के 2 लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के 10 लोग जा रहे हैं, यानी साफ तौर पर ऐसे में जब बड़ी बड़ी बोलियां लग रही थी तब पीडीएफ के जो इंडिविजुअल थे, जो अकेले थे, जो किधर भी जा सकते थे, लेकिन उस वक्त पीडीएफ ने पूरी मजबूती से, फिर चाहे तमाम तरह के आरोप लगे कि कांग्रेस में उनके या सरकार में उनके अपने निहित स्वार्थ हों, लेकिन जब स्वार्थों की बोलियां लग रही थी तब पीडीएफ ने कांग्रेस के साथ जो पुराना अपना सियासी धर्म था वही निभाना बेहतर समझा। जाहिर बात है ये चीज़ भी प्रदेश की जनता के जहन में जब चुनाव होंगे तब ज़रूर रहेगी। नमस्कार।